एक छोटे से गांव में धनिया नाम का एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। धनिया बहुत ही चतुर ठग था। उसने बहुत बार ठगी की थी, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया था। उसकी माँ ने उसे कभी ठगी करने से नहीं रोका, बल्कि उसकी माँ तो उसे हमेशा लोगों को लूटने के लिए बढ़ावा देती थी। जब भी धनिया लोगों को लूट कर लाता तो सारा माल लाकर अपनी माँ को दे देता था। इसके लिए उसकी माँ उसे बहुत शाबाशी देती थी। एक दिन की बात है, धनिया की माँ उससे कहती है, बेटा, अगले महीने मेरी बहन के बेटे की शादी है। सब महिला अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहन कर आएंगी, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए ना तो कपड़े हैं और ना ही जेवर। बेटा, तू मेरे लिए नए कपड़े और एक सोने का हार ले आ। मैं 2 दिन बाद अपनी बहन के घर जाऊंगी। तू परेशान ना हो माँ, मैं तेरे लिए ऐसे कपड़े लाऊंगा जिन्हें पहनकर तू सबसे अलग दिखेगी। फिर धनिया एक मालदार आदमी का हुलिया बदलकर एक लालची बनिए की दुकान पर कपड़ा लेने चला जाता है। बनिए ने जब बहुत ही अमीर आदमी को अपनी दुकान पर देखा तो वो मन ही मन बहुत खुश होने लगा और सोचने लगा, आज तो मोटा मुर्गा फंसा है, इसकी तो खूब आओ भगत करनी चाहिए। ये काफी सारे कपड़े खरीद कर ले जाएगा। हुजूर बताइए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ मैं? मुझे अपनी माँ के लिए कपड़े खरीदने हैं। तुम्हारी दुकान में जो भी कपड़े सबसे अच्छे और महंगे हों, वो मुझे दे दो। धनिया की ये बात सुनकर बनिया सोचने लगा, आज तो ये आदमी मेरे कपड़ों के मुंह मांगे दाम देगा। आज तो मजा ही आ जाएगा। फिर बनिया अपनी दुकान का सबसे महंगा कपड़ा धनिया को दिखाकर कहता है, हुजूर, इससे अच्छा कपड़ा आपको पूरे नगर में नहीं मिलेगा। ये कपड़ा मैंने सिर्फ खास लोगों के लिए रखा हुआ है। माता जी ने अपने जीवन में कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने होंगे। इस कपड़े की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये गर्मी में गर्मी नहीं लगने देता और सर्दी में सर्दी नहीं लगने देता। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इसी कपड़े में से 20 मीटर कपड़ा काट दो। बनिया जल्दी से 20 मीटर कपड़ा एक झोले में रखकर धनिया के हाथ में थमा देता है। कपड़ा लेने के बाद धनिया कहता है, कितनी कीमत हो गई इस कपड़े की? अब हुजूर, आप जैसे महान आदमी को क्यों कीमत बताऊं? आप बस 20 अशर्फियाँ दे दो। धनिया ने झूठ मूठ अपनी जेब में हाथ डाला और बहाना करते हुए कहने लगा, ओह, लगता है कि मैं अपनी अशर्फियों की थैली अपने घर पर ही भूल गया हूँ। तुम ऐसा करो, अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। मैं उसे घर से 20 अशर्फियाँ दे दूंगा। ठीक है हुजूर, कोई बात नहीं, आप मेरे बेटे को ले जाइए। लेकिन हुजूर, अशर्फियाँ किसी कपड़े में लपेट कर देना। क्या है कि वो आजकल चोर लुटेरे बहुत हो गए ना, कहीं कोई बच्चे से छीन ना ले। तुम परेशान मत हो, मैं इसे अशर्फियाँ किसी कपड़े में ही लपेट कर दे दूंगा। फिर बनिया अपने 8 साल के बेटे को धनिया के साथ अशर्फिया लेने के लिए भेज देता है। धनिया उस छोटे लड़के को लेकर शहर के दूसरे छोर पर स्थित एक सुनार की दुकान में गया। धनिया सुनार से कहने लगा, जी, मुझे एक हार खरीदना है जो बहुत ही कीमती हो। अभी रुकिए, मैं अभी आपको हार दिखाता हूँ। सुनार एक बहुत ही कीमती हार निकाल कर लाता है और धनिया को दे देता है। ये हार सिर्फ रानी महारानी पहनती है। मेरे पास इससे कीमती कुछ भी चीज नहीं है। जो भी इस हार को पहनेगा उसे लोग देखते ही रह जाएंगे। वाकई में ये हार तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा हार मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। दरअसल मैं जल्दबाजी में अपने घर से आ गया हूँ और हार लाने के लिए रकम लानी भूल गया हूँ। मैं आपका ये हार ले जाता हूँ, माँ को दिखाकर और अशर्फियाँ लेकर अभी कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। तब तक आप मेरे बेटे को अपने पास ही रखो। आप अपने बेटे की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसका पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। आप बेफिक्र होकर चले जाएं। धनिया सोने का हार और कपड़े लेकर अपने घर पहुंच जाता है और फिर सोने का हार और कपड़े अपनी माँ को दे देता है। उसकी माँ सोने का हार और कपड़े देखकर खुशी से झूम उठती है। शाबाश बेटा, शाबाश, आज तो तू बहुत ही बड़ा हाथ मार कर लाया है। इतना खूबसूरत हार मैंने कभी नहीं देखा। इस हार को देखकर मेरा दिल खुश हो गया। जब मैं इस हार को पहनूंगी तो सबसे अलग दिखूंगी। माँ, अब तुम एक काम करो, नगर में जाकर पता करो कि इस चोरी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं अभी जाती हूँ। जब तक मैं न आ जाऊँ तू घर से बाहर मत निकलना। फिर धनिया की माँ नगर का जायजा लेने के लिए निकल पड़ती है। उधर सुनार सोच रहा था कि वो व्यक्ति अभी तक आया क्यों नहीं। ये सोच सोच कर सुनार के दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। यूं ही कुछ देर और बीत जाती है। अब सुनार बहुत परेशान होने लगता है। फिर वो पास में बैठे बच्चे से कहता है, बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम मुझे अपने पिताजी के पास ले चलो।
बनिया का बेटा उसे अपने पिता की कपड़े की दुकान पर ले जाता है। बनिए को देखकर सुनार कहने लगा, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? ये आदमी तुम्हारा पिता नहीं है? ये बात सुनकर बनिए को गुस्सा आ गया। वो सुनार से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं इसका पिता नहीं हूँ? बेटा, मैंने तो तुम्हें उस सेठ के साथ अशर्फियाँ लेने भेजा था। क्या तुम अशर्फियाँ ले आए? तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? मेरा बेटा एक बहुत ही अमीर सेठ के साथ उसके घर कपड़ों की रकम लेने गया था। ये सुनकर सुनार के होश उड़ गए। फिर उन दोनों को ये समझने में देर न लगी कि वो धोखे का शिकार हो चुके हैं। उस आदमी ने हम दोनों की आंखों में धूल झोंक दी है। वो आदमी तो बहुत ही अक्लमंद निकला। मैं जीवन भर दूसरे लोग को चूना लगाता रहा, वो तो मुझे ही चूना लगा गया। अगर वो एक बार मेरे सामने आ गया तो मैं उसका मुंह खसोट लूंगा। ऊपर वाला उसे गैरत करे। भाई, अब ऐसे दुख मनाने से कुछ नहीं होगा। हमें राजा के पास जाकर उस ठग की शिकायत करनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, हमें राजा से उसकी शिकायत करनी चाहिए, वरना वो हमारी तरह किसी और को भी ठग लेगा। सुनार और बनिया दोनों महाराज के दरबार में पहुंच जाते हैं। हुजूर, हम दोनों लुट गए। वो हमें ठग कर ले गया। कृपया हमारी मदद कीजिए। कौन ले गया तुम दोनों को ठग कर? हुजूर, एक ठग सरेआम लोगों को लूटता फिर रहा है। हम दोनों भी उसकी बातों में आकर उसकी ठगी के शिकार हो गए। फिर दोनों विस्तार से सारी बात महाराज को बताते हैं। उनकी बात सुनकर राजा कहता है, इतनी हिम्मत किस आदमी में जो हमारे नगर में खुलेआम ठगी करता फिर रहा है? उसी समय दरबार में एक घोड़ों का व्यापारी जो राजा को घोड़े बेचने के लिए आया था, वहाँ पर मौजूद था। वो राजा से कहने लगा, महाराज, एक ठग को कभी न कभी घोड़े की आवश्यकता जरूर पड़ती है। वो ठग जो भी है वो मेरे पास जरूर आएगा और तब मैं उसे धर दबोचूंगा और फिर उस नामुराद को जंजीरों में पकड़कर आपके सामने हाजिर करूंगा। उसके बाद आप उसे सख्त से सख्त सजा देना, जिससे वो कभी ठगी या फिर चोरी करने की सोचे भी नहीं। ठीक है, तो फिर हम उस ठग को पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हें देते हैं। अगर तुम उसको पकड़ने में कामयाब हो गए तो हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। उसके बाद व्यापारी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि शहर में एक ठग है और महाराज ने उस ठग को पकड़ने की जिम्मेदारी व्यापारी को दी है। इसके बदले महाराज व्यापारी को बहुत बड़ा इनाम देंगे। ये खबर एक नाचने वाली महिला भी सुन लेती है। वो लालच में आकर सोचने लगती है, मेरा नाच देखने दूर दूर से बड़े बड़े लोग आते हैं। अगर उस ठग को मैंने पकड़ लिया तो महाराज मुझे मुंह मांगा इनाम देंगे। मुझे महाराज के पास जाकर उस ठग को पकड़ने की बात बतानी चाहिए। ये सोचकर वो महिला राजा के पास पहुंच जाती है और राजा से कहने लगती है, महाराज, मैं एक नर्तकी हूँ। मेरा नाच देखने दूर दूर से लोग आते हैं। वो ठग भी मेरा नाच देखने जरूर आएगा, क्योंकि ठग को जब अचानक पैसा मिलता है तो वो जरूर उसे नाच गाना देखने में उड़ाता है। वो ठग जब भी मेरा नाच देखने के लिए आएगा, मैं उसको पकड़कर आपके सामने हाजिर कर दूंगी। तो तुम भी उस ठग को पकड़ना चाहती हो? तो ठीक है, अगर व्यापारी से पहले तुमने उस ठग को पकड़ लिया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। उधर धनिया की माँ जब ये खबर सुनती है कि एक व्यापारी और नाचने वाली ने धनिया को पकड़ने की जिम्मेदारी ली है, तो वो अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारी ठगी की खबर सारे नगर में फैल गई है। एक व्यापारी और एक नाचने वाली ने तुम्हें पकड़ने की जिम्मेदारी ली है। अब तुम्हें सावधान रहना होगा। घबराओ मत माँ, उस व्यापारी और नाचने वाली को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भी जीवन भर याद रखेंगे कि किससे पाला पड़ा था। अगले दिन जब घोड़ों का व्यापारी अपने घर में बैठा आराम कर रहा था, तो धनिया अपना अमीर सेठ वाला भेष बदलकर उसके सामने आ पहुंचा। घोड़ों के व्यापारी ने सोचा कि ये आदमी अवश्य ही शहर का कोई नामी गिरामी सेठ होगा। व्यापारी को ये बिल्कुल भी शक नहीं था कि उसका पाला उसी ठगी से पड़ा है जिसे वो पकड़ना चाहता था। आपको पहले कभी इस नगर में नहीं देखा, लगता है परदेसी हो। जी हाँ हुजूर, मैं परदेसी हूँ। मैं घोड़ों का व्यापारी हूँ। इस नगर के राजा को घोड़े बेचने आया था। फिर तो आप हमारे मेहमान हुए। हम हर परदेसी आदमी को अपना मेहमान समझते हैं। वैसे आप इस वीरानी जगह में अकेले कैसे रहते हैं? हुजूर, आदत हो गई है। हम ज्यादातर जंगल में ही पड़ाव डालते हैं, जिससे घोड़ों को घास लाने में दिक्कत ना हो। आप मेरे साथ चलकर रहिए, मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। नहीं नहीं सरकार, आप कष्ट क्यों करते हैं? मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भाई, इसमें कष्ट कैसा?
आप हमारे राज्य में आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए आपको मेरे साथ चलना ही होगा। धनिया बेल्हा फुसलाकर व्यापारी को अपने साथ ले जाता है। असल में धनिया व्यापारी को उस नाचने वाली के पास ले जा रहा था जिसने उसको पकड़ने की जिम्मेदारी ली थी। जब वो नाचने वाली दो धनवान लोगों को अपने घर में देखती है तो वो मन ही मन बहुत खुश होती है। उसने पहले कभी ना तो ठग को देखा था और ना ही व्यापारी को। वो दोनों का बड़े ही अच्छे तरीके से स्वागत करती है। उसके बाद धनिया उस महिला को एक तरफ ले जाता है और उससे कहता है, मेरा ये मित्र बहुत ही धनवान है, ये बड़ी दूर से सिर्फ तुम्हारा नाच देखने आया है, इसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप परेशान न होइए हुजूर, आप पहले हाथ मुंह धोकर कुछ देर आराम कर लीजिए। मैं उनको आराम करने के लिए इस घर का सबसे अच्छा कमरा दूंगी। फिर वो महिला व्यापारी को एक बहुत ही सुंदर कमरे में छोड़ आती है। उसके बाद वो धनिया से कहने लगती है, हुजूर आप यहाँ नहीं रुकेंगे? नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। दरअसल बात यह है कि मैं एक सुनार हूँ और अभी मुझे राजमहल में जाना है। वहाँ मुझे महारानी जी के लिए आभूषण तैयार करने हैं। तभी धनिया की नजर नाचने वाली के पहने हुए आभूषणों पर पड़ जाती है। उसके आभूषण देखकर वो कहने लगा, अरे देवी जी, आपके आभूषण तो बहुत ही पुराने और मैले मालूम पड़ते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इन आभूषणों को धोकर चमका के बिल्कुल ऐसा बना दूंगा जैसे मानो बिल्कुल नए हो, और मैं आपसे इस काम के लिए कोई पैसे भी नहीं लूंगा। आपने मेरे मित्र की इतनी सेवा की, अब इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। बेचारी वो महिला धनिया की बातों में आ गई और फिर उसने अपने सारे आभूषण एक पोटली में बांधकर धनिया को दे दिए। हुजूर मेरे आभूषणों को इस तरह चमकाना कि देखने वालों की आंखें चुंदिया जाएं। आप बिल्कुल भी चिंता न करो देवी जी, मैं इन्हें इस तरह चमकाऊंगा कि इन्हें पहनने के बाद जो भी आपको देखेगा वो बस देखता ही रह जाएगा। फिर धनिया गहनों की पोटली लेकर व्यापारी के पास जाता है। व्यापारी सोच रहा था कि ये घर धनिया का ही है, इसलिए वो धनिया से कहता है, आपने मुझे कितना आलीशान कमरा दिया, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मेहमान की खातिरदारी करना तो इंसान का फर्ज होता है। मेरी पत्नी मेरे जाने के बाद आपका ख्याल रखेगी। मुझे कुछ जरूरी काम से राजमहल जाना पड़ रहा है, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। आप एक काम कीजिए हुजूर, मेरा घोड़ा ले जाइए, आपको आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप राजमहल से जल्दी वापस भी आ जाओगे। मेरा घोड़ा बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ता है। अरे ऐसा घोड़ा आपने दुनिया भर में कहीं भी नहीं देखा होगा। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब उसे देखते हुए ये तो कुछ भी नहीं है। फिर धनिया व्यापारी का घोड़ा और नाचने वाली के आभूषण लेकर फरार हो जाता है। घर पहुंचकर धनिया अपनी माँ से कहता है, माँ ये जेवर उस नाचने वाली के हैं और ये घोड़ा व्यापारी का है जिन्होंने राजा से मुझे पकड़ने का वादा किया था। ये सब तुम्हारे लिए है माँ। वाह मेरे बेटे, मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। तुमने उन दोनों को अच्छा सबक सिखाया। अब कोई भी तुम्हें पकड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। माँ कल तुम नगर में जाकर लोगों को बातचीत करते सुनना कि इस बारे में लोगों में क्या चर्चा हो रही है। उधर व्यापारी और नाचने वाली दोनों को मालूम हो जाता है कि जिस ठग को उन्होंने पकड़ने की जिम्मेदारी ली थी उसी के हाथों वो दोनों ठगे जा चुके हैं। वो दोनों दौड़ते हुए राजा के पास जाते हैं और महाराज से कहते हैं, महाराज वो ठग हमें लूट कर ले गया। मैंने पूरी जिंदगी नाच कर जो पैसे कमाए थे उनसे मैंने अपने जेवरात बनवा लिए थे। वो ठग मेरे सारे जेवर ठग कर ले गया। महाराज वो ठग मुझसे भी मेरा प्यारा घोड़ा ले गया। मैंने उस घोड़े को 1000 अशर्फियों में खरीदा था। मेरा वफादार घोड़ा मुझसे दूर हो गया। कृपया उस ठग को पकड़ने के लिए कुछ करिए महाराज। दोनों की बात सुनकर महाराज मंत्री जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, मंत्री जी वो ठग तो बहुत ही चालाक है, वो तो हमारी सोच से भी आगे निकला। अब आप ही उस ठग को पकड़ सकते हैं। महाराज वो बदमाश मुझसे बचकर नहीं जा सकता। वो जहाँ भी है मैं उसे पकड़कर 2 दिन के अंदर आपके सामने पेश कर दूंगा। उसके बाद मंत्री जी सैनिकों को लेकर ठग की तलाश में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे धनिया पूरे नगर में प्रसिद्ध हो जाता है। हर किसी की जबान पर उसी का नाम था। अरे तुमने सुना है हमारे नगर में एक ठग घुस चुका है। अरे भैया बहुत से लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन जो भी उसे पकड़ने की जिम्मेदारी लेता है वो उसी को ठग लेता है। महाराज भी उस ठग से बहुत परेशान है। मैंने तो ये भी सुना है कि अब मंत्री जी भी उस ठग को पकड़ने खुद निकले हैं। अरे मुझे तो शक है कि कहीं वो ठग मंत्री जी को भी ना ठग ले।
दूर खड़ी धनिया की माँ उन दोनों आदमियों की बात सुन रही थी। वो जल्दी से अपने घर जाती है और धनिया से कहती है, बेटा अब तुम्हें और भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि मंत्री जी खुद तुम्हें पकड़ने निकले हैं। चिंता न करो माँ, मंत्री जी को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। फिर धनिया अपना भेष बदलकर मंत्री जी की तलाश में निकल पड़ता है। मंत्री जी उसे जंगल में सिपाहियों के साथ मिलते हैं। धनिया उनसे कहता है, मंत्री जी, सुना है कि तुम उस ठग की तलाश में निकले हो जिसने पूरे नगर को परेशान कर रखा है। अरे भाई, उसने पूरे नगर को नहीं बल्कि महाराज को भी परेशान कर रखा है। अगर एक बार वो मेरे हाथ आ गया तो उसे महाराज से कहकर सूली पे लटकवा दूंगा। पूरा एक दिन हो गया है उसे तलाश करते करते। कल तक मुझे उसे पकड़कर कैसे भी महाराज के सामने पेश करना होगा। मंत्री जी, उस ठग को पकड़ने में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम मेरी सहायता कैसे कर सकते हो? क्या तुम जानते हो उस ठग को? मैं उसे तो नहीं जानता, लेकिन उसका पता तुम्हें एक साधु बाबा से लग सकता है। उन्हें हर चीज का ज्ञान है। वो तुम्हें उस ठग का पता जरूर बताएंगे। लेकिन वो साधु बाबा मुझे मिलेंगे कहाँ? वो नगर के बाहर वाले जंगल में रहते हैं। धनिया की बातों में आकर मंत्री जी उस साधु की ओर चल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद धनिया साधु बाबा का भेष बदलकर नगर के बाहर वाले जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ ही देर में मंत्री जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। साधु जी, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। तुम्हें हर बात का इल्म है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही सुना है। सब ईश्वर की कृपा है। बाबा, हमारे नगर में एक ठग घुस चुका है। उसने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। कृपया मुझे बताइए कि वो ठग मुझे कहाँ मिलेगा। मैं उसे पकड़कर राजा के पास ले जाना चाहता हूँ। बेटा, मैं तुम्हें उस ठग के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, तभी मैं तुम्हें उस ठग के बारे में बता सकता हूँ। बाबा, इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप चिंता ना कीजिए। जैसे ही वो ठग पकड़ा जाएगा तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। बेटा, मुझे धन का लालच नहीं है। तेरे पास जो भी है तू मुझे वही दे दे। तभी मंत्री की नजर अपनी सोने की अंगूठी पर जाती है। वो उस अंगूठी को उतारकर साधु को दे देता है। बाबा, इस वक्त तो मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ ये अंगूठी ही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं इस अंगूठी से ही काम चला लूंगा। अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। वो ठग तुम्हें कहीं और नहीं बल्कि राजमहल में ही मिलेगा। वो राजमहल में ही छुपा बैठा है। उसकी ये जुर्रत जो हमारी नाक के नीचे बैठकर हमें ही पागल बना रहा है। चलो सैनिकों, जल्दी हम राजमहल चलेंगे। फिर मंत्री जी राजमहल की ओर रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद धनिया तुरंत मंत्री जी के घर पहुंच जाता है और उनकी पत्नी से कहने लगता है, देवी जी, एक बहुत ही बुरी खबर लाया हूँ। महाराज ने आपके पति को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो महाराज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन राजा के सिपाही उनकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि सभी मूल्यवान वस्तुएं उनके आने से पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दी जाए। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। फिर धनिया वो अंगूठी मंत्री की पत्नी को दिखाता है जो उसे मंत्री ने दी थी। ये अंगूठी देखिए, ये मंत्री जी की ही है। उन्होंने कहा था कि अंगूठी दिखने से मेरी पत्नी को तुम पर विश्वास आ जाएगा। हाँ, ये अंगूठी तो उन्हीं की है। तुम जल्दी अंदर आ जाओ। लेकिन तुम इतना सारा सामान लेकर कैसे जाओगे? अरे देवी जी, तुम सारा कीमती सामान किसी झोले में भर दो। मैं उस झोले को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा जहाँ मंत्री के सिपाही नहीं पहुँच सकते। मंत्री जी की पत्नी सारा कीमती सामान एक बड़े से झोले में भरकर धनिया को दे देती है। सारा सामान लेकर धनिया वहाँ से फरार हो जाता है। घर पहुँचकर धनिया बोरा अपनी माँ के चरणों में रख देता है। मंत्री जी की ओर से ये उपहार है माँ। मैंने उसकी ऐसी अकल ठिकाने लगाई कि अब कभी भी मुझे पकड़ने की नहीं सोचेगा। बेटा, मुझे तेरे ऊपर बहुत गर्व है, किंतु अब तू और ज्यादा जोखिम मत उठा। कुछ दिन तू घर पर रहकर आराम कर। उधर जब मंत्री जी अपने घर पहुँचे तो उनकी पत्नी उनसे कहने लगी, आपको देखकर मुझे चैन की सांस आई स्वामी। क्या आपको महाराज ने छोड़ दिया? आखिर महाराज ने आपको गिरफ्तार क्यों किया था? तुम क्या बकवास कर रही हो?
कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं चला गया? मुझे महाराज भला क्यों गिरफ्तार करेंगे? वो आपका मित्र आया था और वो हमारी सारी संपत्ति लेकर चला गया। तुमने ही तो उसको अपनी अंगूठी देकर भेजा था। मंत्री जी की पत्नी सारी बात मंत्री को बताती है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मंत्री का चेहरा लाल पड़ जाता है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर से जान निकल गई हो। कौन था वो आदमी? आप चुप क्यों हो? कुछ बताते क्यों नहीं? अरे तूने मुझे बर्बाद कर दिया। वो वही ठग था जिसे पकड़ने के लिए महाराज ने मुझसे कहा था। अब मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? जब राजा को पता लगा कि ठग मंत्री को मूर्ख बनाकर उसी को लूट कर ले गया, तो राजा मंत्री पर बहुत गुस्सा हुए और मंत्री से कहने लगे, तुम्हें उस अदने से ठग को पकड़ने के लिए भेजा था और तुम खुद उस ठग के शिकार बन बैठे। अरे तुम किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे जैसा मूर्ख मैंने कभी नहीं देखा। आज ही तुम्हें मंत्री के पद से हटाया जाता है। जब तक मैं स्वयं इस मामले को हाथ में ना लूं, वो ठग हाथ नहीं आएगा। अब मैं खुद उस ठग को पकड़ूंगा। जल्दी ये खबर पूरे नगर में फैल गई कि राजा खुद ठग को पकड़ने के लिए निकलेंगे। धनिया की माँ अपने बेटे को खबरदार करते हुए कहती है, बेटा होशियारी से काम लेना। इस बार राजा खुद तुम्हें पकड़ने निकले हैं। राजा औरों की तरह बेवकूफ नहीं है। माँ, ये भी जल्दी पता लग जाएगा कि राजा बेवकूफ है या अक्लमंद। कुछ दिनों के बाद धनिया ने एक मालिश करने वाले का रूप धारण किया और राज दरबार के दरवाजे पर पहुंच गया और पहरेदार से कहने लगा, मैं मालिश करने वाला हूँ। अपने महाराज की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे उनकी सेवा करके बहुत खुशी होगी। अच्छा, तुम मालिश करने वाले हो? भाई, अरे थोड़ी सी मालिश मेरी भी कर दो। यहाँ खड़े खड़े मेरे पैरों की जान निकल जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी भी मालिश कर दूंगा। लेकिन एक बार मालिश करने के पूरे 10 सोने के सिक्के लगेंगे। अरे भाई, ये तो बहुत ज्यादा है। इतना धन तो मुझे पूरे साल में भी नहीं मिलता है। तुम्हारी मालिश मेरे बजट से बाहर है। तुम महाराज की ही मालिश करो। मैं अभी महाराज से तुम्हारे बारे में पूछ कर आता हूँ। फिर पहरेदार राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, महाराज, एक मालिश करने वाला आया है। आपकी सेवा करना चाहता है। आप कहें तो मैं उसे अंदर भेज दूं? हाँ, उसे अंदर भेज दो। फिर पहरेदार धनिया को अंदर भेज देता है। तो राजा धनिया से कहता है, तुम बहुत ही अच्छे समय पर आए हो। उस ठग को पकड़ने के चक्कर में कुछ दिनों से मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा है। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। मैं आपकी ऐसी मालिश करूंगा कि आप जीवन भर याद रखेंगे। फिर महाराज अपना मुकुट उतारकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। धनिया ने अपने हाथों से महाराज की ऐसी मालिश की कि कुछ ही पलों में उन्हें नींद आ जाती है। धनिया ने जब देखा कि राजा गहरी नींद में सो गए हैं, तो उसने राजा का मुकुट उठाया और चुपचाप महल से चलता बना। जब राजा की आँख खुली तो वहाँ पर ना तो मालिश वाला था और ना ही राजा का मुकुट। राजा समझ गए कि ठग ने उनको भी मूर्ख बना दिया है। उन्हें अपनी बेवकूफी पर बहुत गुस्सा आया कि वो उस ठग को मालिश करने वाले के रूप में पहचान न सके। राजा ने शर्म की वजह से ये बात कानो कान किसी को मालूम नहीं होने दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें मूर्ख समझे। उधर जब धनिया अपने घर पहुंचा तो उसने राजा का मुकुट अपनी माँ को दे दिया। उसकी माँ उससे बोली, बेटा, तू तो सचमुच सबसे बड़ा ठग है। तूने तो महाराज को भी ठग लिया। उसके बाद धनिया कुछ दिन तक अपने घर पर ही रहकर आराम करता है। एक दिन धनिया घूमने के लिए घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक जगह बहुत से लोग खड़े हैं और वो एक ऋषि की बात बड़ी गौर से सुन रहे हैं। धनिया भी उन लोगों के पास जाकर खड़ा हो गया और ऋषिवर का उपदेश सुनने लगा। ऋषिवर के प्रवचनों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि धनिया स्वयं को भूलकर मंत्र मुक्त होकर बड़ी ध्यान से उनके वचन सुन रहा था। भाइयों, हमें अपने आचरण से किसी भी मनुष्य को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि जीवन के सुखों पर तुम्हारा अधिकार है तो दूसरों का भी उतना ही अधिकार है। तुम्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी और की संपत्ति को ना चुराओ। तुम्हें दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए जो तुम नहीं चाहते कि दूसरे लोग तुम्हारे प्रति करें। जिससे तुम्हें पीड़ा पहुंचती है, उससे दूसरों को भी कष्ट होता है। ऋषिवर की बात सुनकर धनिया सोचने लगा, ये ऐसा क्यों कह रहा है? मेरा धंधा तो लोगों को लूटना ही है। मेरी माँ कहती है कि ठगी करना ही मेरा कर्तव्य है। धनिया, जिसने आज तक कभी अपने कर्मों और परिणामों के बारे में नहीं सोचा था,
अब पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वो सोच रहा था, मैंने आज तक जितने भी लोगों को ठगा है वो सब भी तो मेरी तरह से ही इंसान थे। उनकी भी भावनाएं थी। उन सब ने मुझ पर कितना विश्वास किया था और मैंने उन्हें धोखा दिया। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। धनिया अपनी अंतरात्मा की आवाज से जूझ रहा था कि तभी ऋषि का प्रवचन समाप्त हो गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। फिर धनिया ऋषि के पास गया और बड़े ही शर्म से ऋषिवर को अपनी सारी कहानी सुना दी कि किस तरीके से पागल बनाकर वो लोगों को ठगता है। ऋषिवर, आपकी बातों ने मेरे दिल को बदल दिया है, किंतु अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पिछले सभी पाप धुल जाएं? यदि तुम्हें वास्तव में पश्चाताप है तो तुम वही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। अगले दिन वही ऋषि राजमहल में भी प्रवचन देने के लिए आए थे। स्वयं महाराज उनका प्रवचन सुन रहे थे। प्रवचन देने के बाद महाराज ने कहा, ऋषिवर, आप हमारे राज्य के सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति हैं, परंतु आप तो जानते हैं कि पिछले कई दिनों से एक चोर ने हमारी नाक में दम कर रखा है। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। उसने मेरी नींद, चैन सब छीन लिया है। उसकी खोज करते करते बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी तक वो हाथ नहीं लगा। राजा की बात सुनकर ऋषिवर ने अपने साथ आए हुए ठग धनिया की ओर इशारा किया। महाराज, ये वही आदमी है जिसने आपको परेशान कर रखा है। ये देखकर महाराज हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस गुस्ताख को तुरंत गिरफ्तार कर लो। इसने पूरे नगर का अमन चैन छीन लिया है। इसकी वजह से हमने बहुत परेशानी उठाई है। राजा की बात सुनकर धनिया उनसे विनती करने लगा, महाराज, आप मुझे जो भी दंड देना चाहें मुझे स्वीकार है। मैं और मेरी माँ वो सभी सामान लेकर आए हैं जो मैंने कभी लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगा था। आप उस सामान को इनके असली मालिक तक पहुँचा दीजिए। महाराज, अब धनिया पहले की तरह ठग नहीं है। अब धनिया सुधर चुका है। कृपया आप इसे माफ कर दीजिए। ठीक है ऋषिवर, अगर इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम इसे माफ करते हैं और इस नए जीवन के लिए तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं। उसके बाद धनिया अपना जीवन बहुत ईमानदारी से बिताने लगता है।